हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ग्रामर में हम लोग सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं और उसमें कल मैंने बताया था यूज ऑफ पार्टिसिप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कि कैसे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके वाक्य को कंबाइन करते हैं। कुछ एग्जांपल मैंने दिया था, आज उसी क्रम में आगे फिर हम लोग एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है it was cold, no one went out. It was cold, ठंड थी, no one went out, कोई बाहर नहीं गया। कब हम प्रयोग करते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का? कल मैंने लिखवाया है कि जब दिए गए वाक्य के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, दोनों वाक्यों की कर्ता अलग अलग है, साथ ही दोनों की क्रियाएं भी अलग अलग होंगी और दोनों क्रियाओं में रीजन या रिजल्ट का संबंध होगा या दोनों में से कोई एक उद्देश्य या फल का बोध कराए, तब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देख रहे क्या प्रकट हो रहा है? यहाँ पे प्रकट हो रहा है रीजन और रिजल्ट। रीजन है ठंड का होना और उसका रिजल्ट की बाहर न जाना। तो क्या करेंगे? तब ऐसी स्थिति में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो क्रिया रीजन प्रकट करेगी, एक क्रिया रीजन प्रकट करेगी ठंड का होना, उसी क्रिया को पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। तो पार्टिसिपल में चेंज करेंगे तो सबसे पहले उसके सब्जेक्ट को लिखेंगे, एक हो गया। अब इसको जब हम पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे तो इसका पार्टिसिपल क्या होता है? बीइंग। इट बीइंग कोल्ड, काम कर देंगे नो वन वेंट आउट। ठीक है। परफेक्ट, कल मैंने बताया था डिफरेंसेस क्या है दोनों में, परफेक्ट पार्टिसिपल और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में डिफरेंस क्या है। हम देखते हैं कि जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है तो उसमें दोनों वाक्य के सब्जेक्ट एक होते हैं और एक कार्य समाप्त होने के बाद ही दूसरा शुरू होता है एंड देयर इज अ लिटिल बिट गैप ऑफ टाइम बिटवीन द टू, और दोनों कार्यों के बीच समय का गैप होता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होता है? सब्जेक्ट भी अलग होंगे, क्रियाएं भी अलग अलग होंगी, लेकिन दोनों वाक्यों में या तो रीजन या रिजल्ट का संबंध होगा, कारण और परिणाम जिसको बोलते हैं, या तो कोई उद्देश्य प्रकट होगा। ठीक है, तब इस तरीके से। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। द वर्क वाज डन, पहला वाक्य हो गया वी वेंट बैक, द वर्क वाज डन, काम कर लिया गया, वी वेंट बैक होम, हम लोग घर वापस चले गए। रीजन है काम का खत्म होना, करना, और फिर रिजल्ट क्या है? वापस घर जाना। क्रियाएं अलग अलग हैं, सब्जेक्ट भी अलग अलग हैं। पहला रीजन है काम का समाप्त होना, तो इसी क्रिया को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में चेंज करेंगे, मतलब इसके सब्जेक्ट को हम पहले लिख देंगे यहाँ पे द वर्क। अभी वाक्य पैसिव वॉइस में है, जो वाक्य पैसिव वॉइस में होगा तो हैविंग के साथ परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग के साथ हम क्या लगा देंगे? बीइंग, फिर हम क्रिया थर्ड फॉर्म में देंगे डन। हाँ, द वर्क हैविंग बीन डन, काम कर देंगे वी वेंट बैक, इस तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, द बैंक वाज क्लोज्ड, पहला है I could not withdraw any money. The bank was closed, बैंक बंद था। I could not withdraw any money, मतलब मैं कोई पैसा नहीं निकाल सकती। विड्रॉ मतलब निकालने से, खींचना भी होता है, या निकालने से, पैसे को निकालने से अर्थ है। तो अब देख रहे हैं कि सब्जेक्ट अलग अलग है। रीजन है बैंक का बंद होना, उसका रिजल्ट पैसे का न निकलना। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं वाज का प्रयोग किया गया है, तो सब्जेक्ट पहले इसका हम लिख देते हैं द बैंक, अब वाज दिया है, इसका हम पार्टिसिपल क्या बना देंगे? बीइंग हो जाएगा द बैंक बीइंग। अब एक एडजेक्टिव ग्रुप में है, न कि वर्ब का थर्ड फॉर्म में।
ये एडजेक्टिव ग्रुप में थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो द बैंक बीइंग क्लोज्ड कॉमा कर देंगे। आई कुड नॉट विथड्रॉ एनी मनी, बैंक बंद होने पर मैं कोई पैसा नहीं निकाल सकता। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, द टीचर entered the class, पहला वाक्य हो गया। दूसरे एग्जांपल में बाकी है द स्टूडेंट्स became silent, है ना। द टीचर entered the class, अध्यापक कक्षा में प्रवेश किए। द स्टूडेंट्स became silent, छात्र क्या हो गए, शांत हो गए। रीजन है अध्यापक का कमरे में प्रवेश करना और उसका रिजल्ट क्या है, छात्रों का शांत होना। पहली बार हम देख रहे हैं। दूसरा यहाँ पे विशेष ध्यान देंगे कि जब हम वाक्य में देखते हैं कि वर्ब इंटर का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। ग्रामर में आप लोग पढ़ेंगे, जो पेपर का सेकंड पार्ट होता है उसमें सिंटैक्स आता है। सिंटैक्स क्या होता है, जब किसी भी सेंटेंस में ग्रामेटिकली एरर्स होते हैं, कमियां होती हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर के नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक, तो उस अशुद्धि को दूर कर किया जाता है। जैसे एग्जाम में दे देगा यहाँ पे इनटू द क्लास, लिख देगा वाक्य द टीचर एंटर्ड इनटू द क्लास इन द क्लास, तो आपका इनकी गति से अगर इन दिया है तो सोचेंगे आपकी इनटू होना चाहिए, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है, मोशन है उसमें, लेकिन नहीं होता है। जब इन और इनटू का प्रयोग होता है तो मोशनलेस और मोशन के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे जब हम इंटर का प्रयोग कर देंगे तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते, केवल और केवल डेफिनेट आर्टिकल लगा दीजिए। हाँ, तो इस तरीके से क्या होगा, रीजन है प्रवेश करना, रीजन है छात्र का शांत होना, तो क्या करेंगे, इसको हम पहले लिखेंगे इसके सब्जेक्ट को, द टीचर, हैविंग का प्रयोग कर देंगे आप, हैविंग entered the class, कब लगा देंगे, the students became silent, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, the rain stopped, दूसरा वाक्य है the children went out to play, है ना। the rain stopped मीन्स बारिश बंद हो गई, the children went out to play, बच्चे बाहर खेलने चले गए, the children went out बाहर चले गए, क्यों चले गए, to play। रीजन है बारिश का बंद होना और उसका रिजल्ट क्या है, बच्चों को बाहर खेलना। तो इस वाक्य से रीजन प्रकट होना, तो क्या करेंगे यहाँ पे, द रेन परफेक्ट पार्टिसिपल चेंज कर देंगे, हैविंग स्टॉप में कामा कर देंगे, दूसरे वाक्य को आगे जोड़ के लिख देंगे। याद रखिए कामा लगाते हैं इसलिए यहाँ से शुरू होने वाला जो वाक्य होगा उसका पहला कैपिटल चिन्ह होकर के स्मॉल हो जाएगा। The children went out to play. The rain having stopped, comma, the children went out to play. Next example. The farm was very dense. No one could see his way through the streets.
इसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग जान जाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि पहले वाक्य से ही रीजन प्रकट हो, कभी कभी दूसरे वाक्य से भी होता है। ठीक है, तो कहता है यहाँ पे द फॉग वॉज वेरी डेंस, कोहरा बहुत घना था। फॉग मतलब कोहरा। हाँ, तो कहता है फॉग मीन्स कोहरा था, मिस्ट मीन्स धुंध होता है, इस तरीके से। हाँ, तो कहता है द फॉग वॉज वेरी डेंस, कोहरा बहुत ही घना था। नो वन कुड सी हिज वे, कोई अपने रास्ते को नहीं देख सका। कैसे? थ्रू द स्ट्रीट्स, गलियों से। गलियों में जो रास्ते थे उस रास्ते को कोई भी देख नहीं सका। तो रीजन क्या है? कोहरे का होना, और फिर रिजल्ट क्या है? रास्ता दिखाई न देना। तो अब यहाँ पे वाज आ गया, इसको बीइंग में चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट को हम एब्सोल्यूट कर देंगे। पहले जब जिस वाक्य से रीजन प्रकट होगा उसके सब्जेक्ट को हम एब्सोल्यूट कर देंगे। मीनिंग मैंने लिखवा दिया है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का अर्थ क्या होता है, फ्री कर देंगे, मतलब एकदम अलग। हाँ, अब इसको हम बीइंग में बदल देंगे, बीइंग वेरी, इसके साथ जो शेष शब्द है उसको आगे जोड़कर लिख देंगे, कामा लगा देंगे, फिर दूसरे बात को उतार देंगे इसी तरीके से। नो वन could see his way through the streets. Okay. Next example. The letter was written पहला अर्थ हो गया, he posted it at once. The letter was written, पत्र को लिखा गया, he posted it at once, उसको उसने तुरंत पोस्ट कर दिया। पहले लेटर को लिखने का काम हो रहा है, रीजन ये है, फिर उसको पोस्ट करने का काम हो रहा है। तो इस वाक्य से रीजन प्रकट हो रहा है, तो इसको पहले लिखेंगे यहाँ पे लेटर। अब पैसिव वॉइस में है, जब पैसिव वॉइस में होगा वाक्य तो हैविंग के साथ हम क्या लगा देंगे? बीइंग, याद रखिए, हैविंग बीन written, comma, he posted it at once. ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल, the leader was slain the followers ran away. ओके स्टूडेंट्स, कहता है कि द लीडर वाज स्लेन। स्लेन मतलब क्या होता है? असैसिनेट करना। स्लेन का अर्थ होता है किल, स्लेन का अर्थ होता है हत्या करना, मर्डर करना। तो ये किससे बना है? एक वर्ब आता है, इसका फर्स्ट फॉर्म जो होता है स्लेन होता है, उसी से बना। तो कहता है द लीडर वाज स्लेन, लीडर की हत्या कर दी गई। द फॉलोअर्स वर आउटसाइड, द फॉलोअर्स रन अवे इन फियर, और जो उसके अनुयायी थे, उसके जो समर्थक थे, भय के मारे भाग गए, भयभीत होकर भाग गए। रीजन क्या है? लीडर की हत्या होना, और उसका रिजल्ट क्या है? जो उसके फॉलोअर्स थे उसका भागना। तो पैसिव वॉइस में है, ये वाक्य रीजन प्रकट करा था, इसके सब्जेक्ट को हम लिखेंगे, हो जाएगा द लीडर। हैविंग का प्रयोग कर देंगे वाक्य पैसिव वॉइस में, तो हैविंग बीन, फिर इसको हम थर्ड फॉर्म में रख देंगे, यहाँ पे ऑलरेडी जो भी है द लीडर हैविंग बीन स्लेन, कामा करके दूसरे वाक्य लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। द सनसेट, पहला वाक्य है द स्टार्स केम अप इन द स्काई। स्काई, ओके। तो कहता है भाई द सनसेट, सूर्यास्त हो गया,
या सूर्यास्त हो गया या सूरज छिप गया, एक तरीके से कह सकते हैं। द स्टार्स केम अप इन द स्काई, तारे आकाश में आ गए। आकाश में तारे ऑलरेडी रहते हैं लेकिन दिन की वजह से दिखाई नहीं देता, तो जैसी रात होती है वो चमकते हुआ दिखाई देता है, तो ये बता रहे हैं यहाँ पे। तो रीजन है सूरज कास्ट होना और उसका रिजल्ट क्या है, आकाश में तारों का आना। ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल में, इसके सब्जेक्ट को पहले लिख देंगे, द सन हैविंग का प्रयोग करेंगे यहाँ पे भाई। इसका थर्ड फॉर्म तीनों एक ही होता है, द सन हैविंग सेट, कामा कर देंगे, जो वाक्य से रिजल्ट प्रकट होगा उसको लिख देंगे, बता देंगे द स्टार्स केम अप इन द स्काई। ओके ओके स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। सिंथेसिस में हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग देख चुके हैं। एंड सिंस ऑन मंडे से क्लासेज आपके स्टार्ट होंगी, आपका विद्यालय ओपन होगा, आप सभी विद्यालय आएंगे और क्लासेज वहाँ से रन होगा।